नमस्कार, मैं हूं संजय मग्गू और आप देख रहे हैं देश रोजाना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। तो आज से हम भी आपके लिए लेकर आएंगे आज़ादी के उन दीवानों की कहानियां जिन्होंने कि इतिहास में वो जगह नहीं बना पाई। वे लोग, वे शहीद जिसके कि वे हकदार थे कि उनको इतिहास के अंदर वो स्थान मिलता, लेकिन कहीं उससे वे महरूम रह गए। यह तो हम सभी जानते हैं कि हमें आज़ादी कैसे मिली, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी देश के सामने कई चुनौतियां थी। सबसे अहम चुनौती थी अंग्रेज़ों द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति, जिसके दम पर उन्होंने 200 साल तक हमारे देश को गुलाम बनाकर रखा और जाते जाते भी इसी टेक्निक को अपनाकर उन्होंने हमारे देश का बंटवारा करवा दिया। और तब देश के राजनीतिक, आर्थिक और सबसे अहम भौगोलिक हालात ऐसे नहीं थे कि बंटवारे का दंश हमारा देश झेल पाता। भारत देश कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। राजाओं का राज था जो अपनी रियासतों के छोटे छोटे से हिस्से के साथ भी खुश थे, और कुछ को अंग्रेज़ों ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाए हुए रखा था। फिर आगे चलकर इन्हीं के सहज स्वभाव ने मुग़लों को निमंत्रण दिया और फिर अंग्रेज़ों का गुलाम बना हिंदुस्तान, जिसकी बेड़ियों को तोड़ने में कई दशक लग गए। कई स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं जिन्होंने कि हिंद की आज़ादी में अहम योगदान दिया। आज़ादी के ऐसे ही एक मतवाले, सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल जिनका योगदान अमिट है, और या यह कहें कि उन्हीं के बलबूते पर भारत आज भारत है। पटेल के वैसे तो बहुत सारे किस्से मिल जाएंगे आपको, लेकिन आज मैं आपको उनकी एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोगों ने सुनी या पढ़ी होगी। मुंबई, या देश की आर्थिक राजधानी जिसे पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था, और इसकी मुंबई की जो पहचान है वो विशालकाय समंदर। यहाँ बना गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताज, जो आज भी मुंबई की शान है, जो आज भी भारत की शान है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह दोनों इमारतें जो आज हमें देखने को मिल रही हैं, ये शायद ना होती अगर सरदार पटेल ना होते। आज़ादी के मतवालों की ये कहानी वर्ष 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के 4 साल बाद की है, यानी कि वर्ष 1946 की। ये तब की बात है जब आज़ादी हर हिंदुस्तानी के लिए एक दीवानगी बन चुकी थी। उसी दौरान अंग्रेज़ों के राज में मुंबई में तैनात भारतीय नौसेना के कई जवानों ने यह कहकर अंग्रेज़ी हुकूमत का विरोध करना शुरू कर दिया कि उन्हें भी बेहतर खाना नहीं मिल रहा। अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू हुए इस विद्रोह को इतिहास में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी या बॉम्बे म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इतिहास की किताबों में इस संघर्ष के बारे में कम ही पढ़ने को मिलता है। बजाय इसके अधिकतर लोग 1857 की क्रांति या 1857 के विद्रोह के बारे में ज़्यादा जानते हैं, जिसके नायक बनकर उभरे थे मंगल पांडे। खैर, हम बात कर रहे हैं रॉयल इंडियन नेवी म्यूनिटी की। बताते हैं कि भारत को भारतीय नौसेना के जवानों ने खाने की खराब गुणवत्ता को लेकर और इस बात को लेकर के विद्रोह शुरू किया था। कहानी कुछ ऐसी है कि जिसके लिए हम एक अगर मुहावरा जो चलता है कि चिंगारी को हवा मिल गई, अगर इस्तेमाल करें तो सटीक होगा। हुआ यूं कि अंग्रेज़ों ने भारत के 3 सैनिकों को बंदी बनाकर लाल किले में बंद कर दिया, जिससे अंग्रेज़ों के शासन में काम करने वाले भारतीय सैनिकों के बीच में बड़ी नाराज़गी पैदा हो गई और गर्म हवा का रुख आज़ाद होने की आंधी लेके आया। अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़का गुस्सा सेना के मन में स्वतंत्रता के अंकुर फोड़ गया। फिर क्या था, ट्रेनिंग और रूटीन ड्यूटी के बाद जब भी समय मिलता, सैनिक छिपते छिपाते गांधी जी और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों के भाषण सुनने चले जाया करते। उन भाषणों का उस वक्त की मौजूदा परिस्थितियों का उन पर ऐसा असर पड़ा कि उन्होंने भी, यानी कि सैनिकों ने भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के लिए कमर कस ली। लेकिन जंग की शुरुआत के लिए मुद्दा चाहिए था, तो विद्रोह का विषय चुना गया कि तनख्वाह कम है। लेकिन कई इतिहास के जानकार यह भी कहते हैं कि विद्रोह का आधार या जरिया जवानों ने खाने की खराब क्वालिटी को बनाया। वजह तय हुई और जवानों ने 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार के नाम के जहाज़ से जंगे आज़ादी का ऐलान कर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अंग्रेजी शासनकाल में उस दौरान जवानों को नाश्ते में डबल रोटी और दाल दी जा रही थी
और उसी दाल के साथ दोपहर में चावल दिए जाते थे। कई दिन तक ऐसा चलता रहा। आखिरकार भारतीय नौसैनिकों का सब्र जवाब दे गया और अंग्रेज़ों के खिलाफ खाना नहीं तो काम नहीं, और इस नारेबाजी के साथ नौसेना के जवानों ने नारेबाजी शुरू कर दी, विरोध शुरू कर दिया। इस विरोध के दौरान उन्होंने HMIS तलवार जहाज़ के कमांडर आर्थर फ्रेडरिक किंग की कार को पंचर करके क्विट इंडिया और जय हिंद जैसे कोट्स लिख दिए। विद्रोह की चिंगारी इस कदर भड़की कि एक ही दिन में यानी कि 19 फरवरी तक मुंबई में नौसेना की सभी 11,000 यूनिट के 20,000 नौसैनिक इस विद्रोह में शामिल हो गए, जिसके बाद 22 फरवरी तक वहां पहुंचे अंग्रेजी सैनिकों और भारतीय नौसैनिकों के बीच जमकर गोलीबारी तक हुई। नौसैनिकों ने करीबन 22 पोतों पर अपना कब्जा जमा लिया। अंग्रेज भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी भारतीय नौसैनिकों को डराने के लिए अपने युद्धक विमानों को उड़ाना शुरू कर दिया। कहते HMIS तलवार में एक रेडियो स्टेशन भी था और विद्रोहियों ने इसी रेडियो स्टेशन के सहारे हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। इस खबर को फैलते ही विद्रोह में 20,000 लोग, 78 युद्धपोत और 23 नौसैनिक स्टेशन एकजुट हो गए। 19 फरवरी को कराची में भी नौसेना के दफ्तरों में बगावत के सुर दिखाई देने लगे। 22 फरवरी 1946 को कलकत्ता, जिसे कि अब कोलकाता कहा जाता है, वहाँ से भी खबरें आने लगी कि युद्धपोत HIMS हुगली में भी नाविकों ने अपने अधिकारियों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। देखते ही देखते चिंगारी कब आग में बदल गई पता ही नहीं चला। साउथ मुंबई की सड़कों पर 2 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। अंग्रेजी फौज ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए साउथ मुंबई और कोलकाता की सड़कों पर 400 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 1500 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए और इसी दौरान 18 से 20 फरवरी के बीच गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताजमहल के पास नाविकों ने अंग्रेज अफसरों को शौचालयों और कमरों में बंद कर दिया। तब अंग्रेज़ों को यह डर सताने लगा कि कहीं ये लोग होटल ताज पर हमला ना कर दें। हुआ भी यही। 22 फरवरी तक कोस्टल ब्रांच को मराठा लाइफ इंक्रेटी के सैनिकों ने घेर लिया। इस दौरान कई घंटों तक बागी नाविकों और अंग्रेज़ों के बीच फायरिंग चलती रही और इसके बाद कुछ कांग्रेसी नेताओं, खासतौर पर सरदार पटेल के कहने के बाद आत्मसमर्पण का फैसला किया गया। आत्मसमर्पण से पहले बागी नौसैनिकों ने अंग्रेजी हुकूमत के सामने अपनी बात को रखते हुए यह साफ कर दिया था कि वे अंग्रेज़ों के कहने पर नहीं बल्कि अपनी राष्ट्रीय नेताओं के कहने पर आत्मसमर्पण करेंगे, और वो भी तब जब उन्हें यह आश्वासन मिले कि अब उनका कोई उत्पीड़न नहीं होगा। आखिर 23 और 24 फरवरी को बागी नौसैनिकों ने समर्पण कर दिया। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस योगदान और नौसैनिकों के इस ज्वलंत विद्रोह को कई सालों तक देश के इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली, इसलिए बहुत से लोग आज भी इस आंदोलन से अनजान हैं। कई सेना के अधिकारियों का तो यह भी कहना है कि इस आंदोलन को महात्मा गांधी का साथ नहीं मिला। खैर, इतिहास में इसे रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी यानी शाही नौसेना विद्रोह या बॉम्बे म्यूटिलिटी यानी कि बॉम्बे विद्रोह या बॉम्बे गदर के नाम से जाना जाता है, जिसे अब अपराइजिंग आंदोलन के नाम से पुकारा जाने लगा है। तो दोस्तों, यह थी पहली सीरीज़। आज हमने आपको बताया कि नौसेना के अंदर पहला विद्रोह किस प्रकार का था। आने वाले दिनों में आज़ादी से जुड़ी इसी प्रकार की घटनाओं के बारे में हम आपसे प्रतिदिन रूबरू होंगे। आपसे एक ही विनती कि देखते रहिए देश रोजाना। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और उन पे कमेंट में जा कर के बताएं कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।